इस परिवार में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था। दीपक के माताजी, पिताजी, बहन और भांजा भी इस घर में रहते थे। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था कि एक दिन ये लोग अपने घर में एक गैदरिंग रखते हैं, कोई फंक्शन सा रखते हैं, जिसके चक्कर में ये लोग अपने रिश्तेदारों, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को और कुछ दोस्त यारों को भी बुलाते हैं। ये फंक्शन, ये गैदरिंग बहुत अच्छे से निपट जाती है। रात के लगभग 1:30-2 बज जाते हैं सबको अपने अपने घर लौटने में। अब सब लोग अपने घर पर लौटते हैं, ये लोग अपने घर की साफ सफाई कंप्लीट करते हैं, फिर सोने के लिए जाते हैं। लेकिन ना जाने क्यों आज की रात दीपक को नींद ही नहीं आ रही थी। वो जब भी आंख बंद करता उसको ऐसा आभास होता कि मेरे सर के पास आकर कोई खड़ा हुआ है। दीपक अपने अकेले के कमरे में सोता था। बहन और भांजे का एक अलग कमरा था, मम्मी पापा का एक अलग कमरा था। तो दीपक जिस रात गैदरिंग हुई आंख खोलता है, ऐसा लगता कोई खड़ा है यार। वो सो ही नहीं पाया रात भर, डिस्टर्ब रहा। उसकी नींद अगले दिन खुल गई, मतलब बहुत जल्दी, मतलब समझ लो कैसे कि आधे घंटे की नींद हुई होगी सुबह सुबह और खुल गई। बड़ा परेशान सा घूमता रहा। उसने अपनी मम्मी को पापा को ये सारी बात बताया। मम्मी पापा ने बोले कि बहुत सारे लोग घर पर आए हुए थे, दिमाग बहुत घूम रहा था, बहुत भटक रहा था, हम लोगों को भी अच्छे से नींद नहीं आई, इसलिए तुझे भी नहीं आई होगी। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कल की नींद की कसर आज रात में निकाल लेना। वो लोग कहाँ जानते थे कि आज की रात तो कुछ और भी भयंकर भूतिया इनका इंतज़ार कर रहा था। भूतिया कैसे, सब कुछ बताता हूँ। ये दिन तो कट जाता है, फिर रात का वक्त आता है। रात के वक्त ये लोग अपने अपने कमरे में सोने जा ही रहे थे खाना वाना खा के कि एक साथ घर के सभी सदस्यों के मोबाइल में एक अजीबोगरीब मैसेज आता है। सभी मोबाइल को देखते हैं कि इतनी रात गए, किसका मैसेज है। पाते हैं एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे ही पड़ोस में रहता हूँ, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। इनको बड़ी हैरानी होती है और अगले ही पल ये भी लगता है कि ये 100% किसी का मजाक है। किसी बच्चे के पास, किसी पड़ोसी के पास कोई मस्तीखोर होगा। हमारा नंबर तो है ही भाई, ऐसे किसी ने मैसेज कर दिया है, जाने देते हैं। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि इन सभी के नंबर में जो मैसेज आया था वो एक ऐसे नंबर से आया था जिसका सिर्फ आखिरी डिजिट अलग था। मतलब किसी के मोबाइल में जो मैसेज आया था उसका आखिरी डिजिट 8 से आया था, किसी के मोबाइल में जो मैसेज आया था वो किसी का, जैसे कि दीपक के मोबाइल में जो मैसेज आया था उसके आखिरी में नंबर में 7 था। दीपक के पापा के मोबाइल में जो मैसेज आया था उसका जो नंबर था वो आखिरी में 8 था। ऐसे मतलब अलग अलग नंबर से मैसेज आया हुआ था। फिर भी इनको लगा कि कोई मजाक कर रहा है। इन लोगों ने मैसेज डिलीट किए और सोने के लिए चले गए। लेकिन अगले दिन जब दीपक उठता है तो अपने कमरे की कंडीशन देखकर बड़ा हैरान रह जाता है। घर में यानी उसके कमरे में जितनी भी चीज़ें थी वो कुछ इस प्रकार से बिखरी हुई थी जैसे कि इंटेंशनली इसके कमरे में कोई रात में घुसा है और सारी चीज़ें तितर पितर करके फेंक दिया है। एक एक चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमरे में आया था और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दीपक बड़ा हैरान बाहर निकलता है, मम्मी पापा और अपनी बहन से सारी बात कहता है कि मेरे कमरे में कौन आया था। मम्मी पापा बहन और भांजा भी कहता है कि नहीं, आपके कमरे में तो कोई नहीं आया था। दीपक बड़ा शॉक्ड था, कहीं मैंने ही तो नींद में अपने कमरे की हालत ऐसे नहीं कर दिया। घर के सारे लोग भी ये देखते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं कि हाँ, ये कमरा तो एकदम जमा जमाया रखता है दीपक, इतना कैसे बिखर गया। खैर सारे के सारे लोग ये सामान वामान जमाने में अपने 2-3 घंटे और खपा देते हैं और आज का दिन भी अपनी अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करते करते ये लोग ख़त्म कर देते हैं। फिर रात का वक्त आता है। रात के समय फिर से अपने अपने कमरे में सब लोग सोने के लिए चले गए थे और आज सोने से पहले कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, मतलब अच्छा है, भगवान का शुक्र है। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास दीपक को वॉशरूम जाना होता है। वो उठता है, नाइट बल्ब तो जल ही रहा था, ऐसे ही अंधेरे अंधेरे में वॉशरूम की तरफ चले जाता है। वॉशरूम की लाइट बाहर से चालू करता है और जैसे ही अंदर घुसता है, अंदर का नज़ारा देखकर इसकी हड्डियां तक कांप जाती हैं दोस्तों। इसलिए क्योंकि अंदर जो एक बड़ा सा मिरर था उसमें लाल रंग से खून लिखा हुआ था। वो घबरा गया और हड़बड़ाते हुए मम्मी मम्मी पापा पापा, मम्मी पापा और अपनी बहन को उठा देता है। सब लोग देखते हैं, शॉक्ड थे कि ये किसने किया। पापा कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, इतना मत सोचो, बाथरूम बंद करो और हाँ, अगर उसको साफ करना है तो कर दो, वरना सुबह देख लेना। पापा जैसे कि मानो इग्नोर कर रहे थे। पापा को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो जानते हैं लेकिन अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहते हैं। दीपक तो घबरा ही गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने 3 बार चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया है। अब मोबाइल वाले मैसेज की बात करें तो वो 4 चीज़ हो गई फिर टोटल। कैसे, जिस दिन गैदरिंग हुई थी उस रात को इसको फील हुआ कि मेरे सर के पास बार बार कोई आ रहा है, सो नहीं पाया था। मोबाइल का मैसेज वाला दूसरा कांड हो गया। तीसरा कांड कौन सा हो गया, इसे कमरे से सारा सामान तितर पितर फेंका हुआ था। और चौथा कांड ये वाला। फिर भी पापा ऐसा क्यों बोले? दीपक शॉक्ड और आज की रात भी नहीं सो पाया।
अगले दिन सब लोग उठे तो दीपक अपने पापा के पास ही जाता है और कहता है कि पापा आपने रात में ऐसा क्यों बोले कि जाने दो, ये मामला नॉर्मल नहीं है, ऐसा आपने तो नहीं किए होंगे, मम्मी ने भी नहीं की होगी और ऑब्वियसली मैंने भी नहीं और बहन ने भी नहीं। पापा कहते हैं बिल्कुल सही बोला तूने, ये हम में से किसी ने नहीं किया है, बल्कि तेरे भांजे ने किया है यार। वो बच्चा है, बहुत सारी भूत ऊत की फिल्में देखते रहता है, मस्ती दिमाग में आई होगी तो कर दिया होगा। दीपक बोलता है पापा आपने देखे क्या भांजे को करते हुए? पापा बोलते नहीं देखा तो नहीं, लेकिन उसी ने किया होगा। दीपक तुरंत अपने भांजे के पास जाता है और उसको कन्फ्रंट करता है कि भांजे तूने ऐसा किया क्या? भांजा दीपक से कहता है मामा मैंने नहीं किया, और ऐसा कहकर वो रोने लगता है। बच्चे की रुआई देखकर ये फील कर पाता है कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। दीपक जैसे तैसे करके अपने भांजे को शांत कराता है और ये सोच में पड़ जाता है कि इस मामले को अब कैसे सुलझाया जाए। आखिर घर में चल क्या रहा है? जब तक गैदरिंग नहीं रखे थे, फंक्शन नहीं रखे थे हमारे घर में, सब कुछ ठीक था, और जिस रात को फंक्शन रखा गया उस रात के बाद से चीज़ें बस ऐसे बिगड़ने लगी है कि मानो जैसे किसी की बहुत भयानक बुरी नज़र लग गई हो, घर में कोई अनदेखी शक्ति प्रवेश कर गई हो। ना जाने क्यों दीपक को अब भारीपन सा भी महसूस होने लगा था। आज रात में 10 बजे के आसपास झम से कुछ आवाज़ आती है और इनके घर की पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है। सब घबरा गए। बाहर खिड़की से देखे तो दूसरों के घरों में लाइट थी, लेकिन इनके घर में कैसे चली गई एक अजीब सी आवाज़ के साथ। इतने में ही दीपक को समझ में आता है कि हो ना हो मीटर गिर गया है, मीटर की जो ड्रिप होती है वो गिर गई है। सब लोग जाते हैं मीटर की तरफ, देखते हैं तो मीटर के वायर कुछ इस प्रकार से कटे हुए दिख रहे थे जैसे कि मानो बीच से किसी ने इंटेंशनली कैंची से काटा हो। लेकिन मीटर के वायर कैंची से काट पाना इतना आसान है क्या भाई? आप सोच भी सकते हो क्या? जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, जिनको मालूम रहता है कि कैसा करने से करंट नहीं लगे, वो वही कर सकते हैं। ये देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर पक्का कोई आया था, लेकिन जो मीटर की यूनिट है, जो ड्रिप वगैरह है, जो बटन है, इनके घर के अंदर ही है। तो फिर अंदर तो कोई आया नहीं, यही लोग थे, और भांजा ये वाली कारस्तानी कर नहीं सकता था। अब दीपक के पापा को लगा कि यार मैं जो सोच रहा था वो गड़बड़ है क्या? ये भांजे ने तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली, लड़की भी यहीं थी मेरी। दीपक के पापा ऐसा सोच रहे, मेरी लड़की भी यहीं थी, मेरा नाती भी यहीं था, मेरा लड़का भी यहीं था, मेरी पत्नी भी, सब हॉल में बैठे हुए थे, और अंदर मीटर रूम में सब कुछ कैसे हुआ? ये सब लोग ये सोच ही रहे थे कि अचानक से कुछ भम करके आवाज़ सुनाई दी और ये लोग भागते हुए उस भम के आवाज़ वाले कमरे की तरफ गए तो क्या पाते हैं कि मानो उनका वो जो कमरा है, जिस कमरे में ये लोग अपने सारे तिजोरी रखे हुए थे, पैसे, हीरे मोती तो नहीं, सोना चांदी की जो भी चीज़ें रखे हुए थे, मतलब इनकी ज्वेलरी वगैरह जो भी थी उसी कमरे में थी। इम्पोर्टेंट पेपर्स रखे हुए थे, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें रखी हुई थी, वो पूरी की पूरी अंगारों में भभकने लगी है। ये घबरा गए, जैसे तैसे करके फायर ब्रिगेड वगैरह को फ़ोन किए हैं, जो भी घर के बाहर तरफ फायर एक्सटिंग्विशर का जुगाड़ रहा होगा जैसे तैसे करके लाए हैं, बुझाए हैं, लेकिन जब तक ये अंगारे बुझे तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। आप खुद सोच के देख सकते हैं। किस्मत बस एक मामले में बहुत अच्छी थी कि इनका जो दरवाज़ा था, जिस कमरे में वो अंगारा वाला सीन हुआ था, उसका जो दरवाज़ा था वो अच्छा खासा मोटा और यूनिक बढ़िया वाली लकड़ी से लगा बना हुआ था, मतलब वो दरवाज़ा बंद था, ये लोगों ने बंद कर दिए थे और वो अंगारे बाहर तक नहीं पहुंच पाए थे, तो घर का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जिस कमरे में सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई थी वो मानो की राख में मिल चुका था। इनका बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसी समय फिर से दीपक के मोबाइल में मैसेज आता है, कैसा लगा मेरा खेल? दीपक को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। दीपक ने तुरंत पापा को बताया, पापा देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि अभी भी ये किसी की मस्ती मजाक है तो ये मैसेज देखो क्या है। सामने वाले इंसान को कैसे पता कि हमारे घर में कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं, है क्या खेल वाली बात। पापा ने बोले, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा तू, इस मामले को अब हमको हल्का नहीं लेना चाहिए, हमको पुलिस वालों को फ़ोन करना चाहिए। पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाया जाता है। पुलिस वाले मैसेजेस को देखते हैं, घर की स्थिति देखते हैं, सारी बातें पुलिस वालों को बताई जाती हैं। इन पुलिस वाले तहकीकात करते हैं आने वाले 2-3 दिनों तक। उनके हाथ में कुछ भी सुराग नहीं आता है, पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है। दीपक और उसके परिवार वाले कई बार फॉलो अप किए, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। ट्रेस कर रहे थे उस नंबर को तो ट्रेसिंग भी नहीं हो पा रही थी, और ऑब्वियसली फ़ोन करते थे तो आउट ऑफ कवरेज एरिया ही ये नंबर बताए जाते थे जिस नंबर से इनको मैसेज आए थे। खैर, ये जो 2-3 दिनों तक पुलिस वालों ने तहकीकात किए थे, उस दौरान इनके घर में चीज़ें अब नॉर्मल नहीं थी पहले की तरह, चीज़ें और भी बिगड़ रही थी। घर की चीज़ें ये लोग कहीं रखते थे, कुछ घंटे बाद वही चीज़ कहीं और मिलती थी, कुछ चीज़ें गायब हो जा रही थी, तो कई बार इनको किसी के होने का महसूस हो रहा था।
घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि दूसरे कमरे से कोई छिप छिप कर इनको देखता है। ये बिस्तर में सोते थे तो ऐसा लगता था कि बिस्तर के नीचे कोई तो भी है, जो पता नहीं कब हमारा पैर खींच लेगा, कब हमारी चादर खींच लेगा। इन सभी के सभी लोग 3 दिन में ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे कि इनको ये श्योरिटी हो गई थी कि घर में जो कुछ भी कांड हो रहे हैं, हर एक सदस्य को ये विश्वास हो चुका था कि जितने भी कांड हो रहे हैं ये महज किसी का मजाक नहीं, बल्कि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डरावना और पैरानॉर्मल है। फिर इनके घर पे जब पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सिर्फ कंफ्यूज थे और अपने घर में हो रही अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जूझ रहे थे। इनके एक दूर के रिश्तेदार आते हैं जो कि मैच्योर्ड थे, उम्र में ज़्यादा थे। दीपक के समझ लो जो पिताजी थे ना, उनके चाचा जी के आसपास की उम्र के। वो आते हैं और उनको सारी बात बताई जाती है। वो बस ऐसी विजिट करने आते हैं। अब रिश्तेदारों को तो पता चल जाता है कि यार किसी घर में, हमारे रिश्तेदार के घर पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जो दादाजी हैं वो आए हुए, दादाजी को सारी बात बताई कि वो मिलने के लिए आए थे कि तुम लोग ठीक हो कि नहीं, बहुत परेशानी चल रही है, तुम लोगों को कहीं कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ, ऐसा बोलने के लिए आए थे। एक सहानुभूति होती है ना घर के बुजुर्गों द्वारा, वो देने के लिए वो दीपक के घर पर आए थे। जब उनको सारी बात पता चली डिटेल में, तो वो क्या कहते हैं, जितना मैंने सुना तुम्हारे मुँह से, जितना इस घर में जितनी देर से आया हुआ हूँ मैंने फील किया, आभास किया, उससे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कोई पुलिस, कोई डॉक्टर, कोई ऐसे ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं सुलझा सकता। तुम्हें इन चीज़ों को समझना है तो मैं किसी का नंबर देता हूँ, वो तारापीठ में मिलेंगे, तुम्हारी सारी परेशानियों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ये तुरंत ही तारापीठ माता के मंदिर जाते हैं। वहाँ पे वो बाबा जी थे प्रॉपर, उनको सारी बात दीपक और दीपक के पिताजी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं डायरेक्टली आप लोगों के घर पर नहीं आऊँगा, आपके घर पे क्या चल रहा है वो आपको पहले खुद को पता करना होगा। दीपक कहता है कि बाबा जी हम तो यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अब फिर भी कह रहे हैं कि आप खुद पता करो। हम कैसे पता करें बाबा? बाबा कहते हैं कि बिल्कुल पता चलेगा। बाबा एक नींबू निकालते हैं अपने पास से, उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हैं, फूंकते हैं, इनको नींबू पकड़ाते हैं, एक मंत्र बताते हैं, बोलते हैं इस मंत्र को अपने घर के हर एक सदस्य को बता देना आज रात 12 बजे के आसपास, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन बाद 12 बजे के आसपास अपने पूरे घर में नमक के पानी से पोछा लगाना, ये नींबू को पकड़ना, घर के बाहर दहलीज में आना, सब लोग एक साथ पकड़ के नींबू को टच करके ये मंत्र पढ़ना, नींबू में फूंक मारना, एक कागज लेना, उसमें लाल शाही से लिखना तुम कौन हो, क्या चाहते हो। फिर नींबू को वो कागज में पूरी तरीके से लपेट के घर के बिल्कुल जो अपना दहलीज होगी उसके बाहर के कोई कोने में रख देना। रात भर ऐसे ही रखे रहने देना, चाहे जो भी हो जाए उस रात घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि वो शैतान जरूर आएगा। होगा तो आएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। अगले दिन उस कागज में तुम्हें कुछ लिखा नहीं मिलेगा। ये लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं और इसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं। अब ये जो करने वाले हैं, इस रिचुअल के बारे में सिर्फ बाबा जी को पता है जिन्होंने बताए हैं, और इस घर के सदस्यों को पता है। घर पे आते हैं रात के 12 बजे, सेम कार्य, सेम रिचुअल करते हैं जैसे कि तारापीठ में बाबा जी ने बताए थे। लोगों ने किए, घर में सोने के लिए चले गए। सोना तो नाम का, रात भर घर का कोई भी सदस्य चैन की नींद सो ही नहीं पाया। अगले दिन उठे 5 बजे के आसपास, हल्का सा उजाला हो गया था, एक बूंद सा। बाहर निकले, तुरंत ही वो कागज नींबू को खोल कर देखे तो क्या पाए, लाल रंग से ही लिखा हुआ था, अजीब सी, मतलब बहुत ही विचित्र सी हैंडराइटिंग में, लेकिन ये लोग समझ गए। लिखा था कि तुम्हें जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक यहां से जाऊंगा नहीं। घर के जितने भी सदस्य थे ना, सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और दिमाग काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि पहली बार ये कांड किसी के साथ हो रहा है कि भूत प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है। जी हाँ, अब तो प्रूफ हो चुका है कि ये भूत है, क्योंकि बाबा जी को पता है और घर के सदस्यों को पता है, और घर के किसी भी सदस्य ने घर से बाहर कदम नहीं रखा है, ना ही किसी से फोन फान में बात किया है कि कोई ऐसा अपने दोस्त यार को बता दे और दोस्त यार मजाक करने के लिए और ये कांड कर दे, ऐसा लिख लुक दे जवाब में। नहीं किया था घर के किसी भी सदस्य ने ये बात को लीक। फिर भी ये कागज में लिखा आया, मतलब कोई शैतानी शक्ति है जो इनसे कम्युनिकेट कर रही है और इंटेंशनली इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कर रही है। बस ये लोग सब के सब बाबा जी के पास फिर से तारापीठ पहुंचते हैं, सारी बात बताते हैं, ये कागज भी दिखाते हैं। बाबा जी कागज देख के ही समझ जाते हैं
एक बार सूंघ के फिर से ये दावे के साथ कह देते हैं कि इसको किसी शैतान ने, किसी चुड़ैल ने या फिर डायन ने टच करी थी। मैं तुम लोगों के साथ अब तुम्हारे घर चलूंगा, चलो। बाबा जी फिर इनके घर पर आते हैं। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही सिर्फ देख के बता देते हैं कि इस घर में शैतानी ऊर्जा है और उसको खत्म करने के लिए शुद्धिकरण करना पड़ेगा माता काली की नाम से, उनकी कृपा से। घर की दहलीज में ही बैठते हैं, हवन कुंड जलाते हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ लगभग 6 से 7 घंटे तक की रिचुअल चलती है। फिर कोयले में गुग्गल डालते हुए पूरे घर में घुमाते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ये दावा कर कर कह देते हैं कि इस घर में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जब बाबा वापस जाने लगते हैं तो दीपक के मन में सवाल उठता है कि बाबा, ये जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था अचानक से? मतलब अब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर कैसे? बाबा सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब देते हैं, देखो ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, सिर्फ एक सलाह दूंगा। आज के बाद से किसी भी रिश्तेदार को अपने घर में एक रात भी बिताने मत देना, वरना बर्बादी तुम्हारा इंतजार करने लगेगी फिर से। तुम्हें नहीं पता ना कि किसने किस मकसद से तुम्हारे ऊपर इतना खतरनाक काला जादू किया था। जरूर तुम्हारा रिश्तेदार ही था, कोई और नहीं। ये जब बाबा कहकर जाते हैं ना, ये ठंडे पड़ जाते हैं घर वाले। एक दूसरे से क्या बात करें, कैसा रिएक्ट करें कि रिश्तेदार ने कर दिया। अरे मतलब घर के अड़ोस पड़ोस वालों के साथ तो थोड़ा झगड़ा भी था, वो लोगों ने ऐसा कुछ करने की सोचे नहीं, कुछ नहीं किए। दोस्तों यारों ने भी जलन के चक्कर में कुछ नहीं किए, रिश्तेदारों ने कर दिए जिनसे इतना अच्छा था। किसने किया, इस बात का जवाब तो इनको नहीं मिला, लेकिन समय रहते ही इन्होंने सही कदम उठाए, बाबा जी के पास गए, माता काली की मदद से घर का शुद्धिकरण हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे दीपक ने ही लिख के भेजी। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाओ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। सीखिए कि आज की दुनिया पे किसी पर भी भरोसा मत करना, अपनी खुशियाँ अपने तक ही सीमित रखना। हो सके तो बिना मतलब के कोई फंक्शन में, कोई गैदरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो भी रहे हो तो बस थोड़ी देर के लिए और लौट जाओ। अपने को अरेंज कराना है तो घर पे नहीं, कहीं बाहर। थोड़ा पैसा लगेगा, रेंट वेंट पे ले लो, चीज़ें कराओ, अपने घर पर लौट जाओ, खेल ख़त्म। पहले के ज़माने जैसी दुनिया नहीं बची और पहले के लोग जैसे भी आज के टाइम पे लोग नहीं हैं। अपने ही अपनों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, इस बात पे तो आप सब एग्री करेंगे।